न्यूमेरिकल नंबर 33 स्टार्ट करते हैं। अ स्क्वायर लूप ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर कैरिंग करंट ऑफ 1 एम्पियर kept near an infinite long straight wire carrying a current of 2 ampere in the same plane as shown in the figure. Calculate the magnitude and direction of the net force exerted on the loop due to current carried along. इस कंडक्टर की वजह से इस पे नेट फोर्स कितना लग रहा है? आप क्या करो, इसको लूप का नेमिंग कर दो ABCD। ये स्क्वायर लूप है हमारे पास। देखो जो फोर्स AB और जो फोर्स CD पे है वो कितना होगा? एक्चुअली जो किसी कंडक्टर पे फोर्स होता है, देखो ये है मेन, ऐसे करंट जा रहा है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, मतलब इस प्लेन में होगी ऐसे, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और इसकी लेंथ भी ऐसी है। मैग्नेटिक फील्ड भी तो इसी प्लेन में ऐसे हुई ना, फिर मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ ही हुई। तो मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरी कंडक्टर रख दें तो उसके ऊपर क्या फोर्स लगता है? ILB sin थीटा लगता है। ये कंडक्टर रख दिया मैंने बी, ये वाला कंडक्टर देखो AB और CD, इनकी पता कर रहा हूं पहले फोर्स कितना लग रहा है, ठीक है। ये लगता है तो ये थीटा बताओगे क्या होगा? थीटा लेंथ में और मैग्नेटिक फील्ड में। देखो मैं आपको बोल रहा हूं इसकी लेंथ ऐसे है, पर मैग्नेटिक फील्ड भी तो इसके लेंथ के साथ हुई ना ऐसे, तो कोई एंगल नहीं है, थीटा 0 है। साइन 0 पे क्या होता है? 0। तो ना तो फोर्स इस पे लगेगा ना ही इस पे लगेगा। फोर्स किस पे लगेगा? फोर्स इस पे लगेगा AD और BC पे, ठीक है। AD पे और BC पे फोर्स लगेगा। डन। तो इस पे क्यों लगेगा? सिर्फ इस पे क्यों लगेगा? देखो ये है ना ऐसे कंडक्टर, कर्लिंग फिंगर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इसको 90 डिग्री पे कट कर रही है। साइन 90 पे 1 होता है, मतलब यहाँ पे फोर्स लगेगा। तो पहले हम फोर्स पता करेंगे इसका AD का, फिर पता करेंगे BC का, ठीक है। अब देखो फोर्स AD पे कितना लगेगा। अब देखो दो कंडक्टर है ऐसे, दो कंडक्टर है, दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट जा रहा है, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है? μ0/4π2 I1 I2 बाई D, और ये होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, एक लेंथ का होता है। टोटल लेंथ का पता करना हो, लेंथ से मल्टीप्लाई। सो हम क्या करेंगे? वैल्यू μ0/4π के 10⁻⁻7 2 I1 पहला करंट कितना है? 2 एम्पियर। I2 इसमें कितना है? 1 एम्पियर। डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना है? 10 सेंटीमीटर। याद रखना सेंटीमीटर में है तो उसको मीटर में जरूर करना है, 10⁻⁻2 से करके इनटू लेंथ। इसकी लेंथ कितनी है AD की? मैं AD पे चेक कर रहा हूँ फोर्स 20 सेंटीमीटर, तो 20 ये सेंटीमीटर में है, इसको भी मीटर में कर दिया। और सेम डायरेक्शन में है, देखो ये करंट ऐसे, ये भी ऐसे, सेम डायरेक्शन में क्या होता है? अट्रैक्टिव। तो ये फोर्स जो है ना अट्रैक्टिव है, मतलब जो ये जो है इनफाइनाइट कंडक्टर इसको अट्रैक्ट करेगा, ऊपर की तरफ खींचेगा, मतलब ये अट्रैक्टिव है टूवर्ड्स कंडक्टर, टूवर्ड्स इनफाइनाइट कंडक्टर, ठीक है ना। तो ये आ गया। अब देखो ये कैंसिल, 10 2 20, तो मेरे पास कितना आ गया? 2 2 4 4 2 8 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन फोर्स AD पे ये आ गया। और अट्रैक्टिव है ऊपर की तरफ, अट्रैक्टिव टूवर्ड्स द कंडक्टर, कंडक्टर की तरफ। समझ गए आप? अब पता करेंगे BC पे कितना फोर्स लगा है। देखो फोर्स AD पे पता चल गया। अब फोर्स BC पे फॉर्मूला सेम है, μ0/4π2 I1 I2 बाई D इंटू लेंथ। μ0/4π 10⁻⁻7 I1 इसमें करंट कितना है? 2, इसमें करंट कितना है? 1 डिवाइडेड बाई D, कितना डिस्टेंस हो गया टोटल? 20 ये और 10 ये, देखो ये 10 20, टोटल कितना हुआ इनके बीच में? 30। मीटर में कर दिया। लेंथ, इसकी लेंथ तो कितनी है? वही है सेम 20 सेंटीमीटर। डन। ये कैंसिल, 1 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया? 2 2 4 4 2 8 बाई 3 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन, ये आ गया। बट ये ऐसे करंट, इसमें ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है? रिपल्सिव। रिपल्सिव मतलब इसको नीचे की तरफ ये रिपेल करेगा, तो अवे फ्रॉम कंडक्टर।
समझ गए? ये आ गया बी सी पे, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 लिख सकते हो, इसको इक्वेशन नंबर 2। पहले यहाँ तक आप नोट कर लो, फिर मैं आपको आगे करवाऊंगा, ठीक है। इसके बाद देखो आप, अब इसके ऊपर फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। मैं आपको ये मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है। फोर्स पता होना चाहिए आपको। देखो एक फोर्स लग रहा है हमारा ऊपर की तरफ, वो लग रहा है एडी के ऊपर, फोर्स ऑन एडी, ठीक है। एक फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, वो कितना लग रहा है बीसी के ऊपर। बट ये जो फोर्स है वो 8 × 10⁻⁷ है। बट जो नीचे वाला फोर्स है बी सी पे वो है 8/3 × 10⁻⁷। समझ गए? तो एक फोर्स ऊपर की तरफ, एक नीचे की तरफ, बट ज्यादा कौन सा है? ऊपर की तरफ। तो जो नेट इफेक्ट है ना इसका, वो ऊपर की तरफ रह जाएगा और क्या आएगा? दोनों का माइनस, एडी माइनस बीसी। तो इतना ऊपर आएगा, मतलब माइनस कर दो दोनों को। तो देयरफॉर जो नेट फोर्स आया ना वो कैसे आएगा? ज्यादा वाले में से कम वाला माइनस कर दिया। 8 × 10⁻⁷ माइनस 8/3 × 10⁻⁷। तो आप क्या करो, 10⁻⁷ कॉमन, वैसे 8 भी कॉमन ले लो आप इसमें से, ठीक है ना। आप इसमें से 8 × 10⁻⁷ पूरा ही कॉमन ले लो। यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पे 1/3 कितना है? 3 1 3 -1, 2/3 × 8 × 3। तो ये मेरे पास नेट फोर्स आ गया। बट डायरेक्शन बताइए इसकी क्या होगी, क्योंकि जो अभी ज्यादा फोर्स था वो ऊपर की तरफ था, तो ये ऊपर की तरफ होगा, मतलब अट्रैक्टिव टुवर्ड्स द कंडक्टर। ऊपर की तरफ खींच रहा है तो अट्रैक्टिव है, अट्रैक्टिव टुवर्ड्स द कंडक्टर, कंडक्टर अपनी तरफ खींच रहा है। तो ये नेट फोर्स मेरे पास आ गया, ये आपका आंसर है, नोट कर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 34 करते हैं। A coil of n turns and radius r carries a current I. It is unwound and rewound to make a square coil of side A, side है A, having same number of turns n. Keeping the current I same, find the ratio of the magnetic moments of the square coil and circular coil. देखो मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास n टर्न्स की और रेडियस r की एक कॉइल है जिसके अंदर करंट, रेडियस r है और करंट कितना है? I, ठीक है। ये देखो ऐसे है हमारे पास, ऐसे, समझ गए ना? एक सर्कुलर कॉइल है, इसके अंदर करंट कितना जा रहा है? I। थोड़ा सा मैं ना मतलब थोड़ा दूर दूर करके ऐसे बना देता हूँ, ऐसे। तो इसमें n टर्न्स है और करंट कितना जा रहा है? I। टोटल टर्न्स कितनी है? n। मैंने क्या किया, इसको खोल दिया, पूरा सीधा कर दिया, एक स्क्वायर, इसके बाद एक स्क्वायर वो बना ली हमने, लूप, ऐसे। उसकी भी बट n टर्न्स है तो ऐसे होंगी, समझ गए ना? ऐसे n टर्न है इसकी भी, तो इसमें भी करंट क्या जा रहा है? सेम I। तो इसमें भी नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है? n। समझ गए आप? ओके। क्या पता करना है? फाइंड द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट्स ऑफ द स्क्वायर कॉइल एंड द सर्कुलर कॉइल। देखो मैग्नेटिक मोमेंट होता है करंट इनटू एरिया। इसका रेडियस मेरे पास कितना है? r। इसकी एक साइड कितनी है मेरे पास? स्क्वायर की, स्क्वायर कॉइल है ना, एक साइड है a। समझ गए ना? ओके। अगर मैं यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट लिखूं, सर्कुलर कॉइल का मैग्नेटिक मोमेंट, वो क्या आएगा? करंट इनटू एरिया, सर्कुलर। अगर मैं मैग्नेटिक मोमेंट लिखूं स्क्वायर का, वो क्या आएगा? करंट इनटू एरिया, स्क्वायर। अब करंट तो ठीक है, इसका एरिया कितना आएगा? पाई आर स्क्वायर। सर्कुलर है ना, पाई, रेडियस, एक मिनट, रेडियस आ रहा है ना, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। ये आ गया, ठीक है। ये आ गया मेरे पास मैग्नेटिक मोमेंट सर्कुलर कॉइल का। अब ये देखो एरिया, स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड इनटू साइड, ठीक है। मैंने क्या किया? साइड इनटू साइड a स्क्वायर कर दिया। बट ये एक टर्न का एरिया, टोटल टर्न्स कितनी?
n से मल्टीप्लाई भी करना है, यहाँ पे भी टोटल टर्न्स कितनी है उससे मल्टीप्लाई करना है, समझ गए ना, तो भी एरिया टोटल आएगा हमारे पास में। तो ये करंट इनटू एरिया, ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। तो रेशो इन्होंने बोल लिया ना, फाइंड द रेशो ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द स्क्वायर कॉइल। फिर इसके बाद पहले आपने ये नोट करना है, उसके बाद पहले ये दोनों इकट्ठे नोट करने हैं, फिर ये स्क्वायर और सर्कुलर। स्क्वायर का मेरे पास आ गया, जो कैंसिल हो रहा है वो कर दो, करंट से करंट। तो ये मेरे पास कितना आ गया, ए स्क्वायर बाय पाई आर स्क्वायर। पहले यहाँ तक नोट करो, इसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा। यहाँ तक पहले नोट करो जल्दी। इसके बाद देखो, जितनी इसकी लेंथ है, इसी को अनबाउंड करके रीबाउंड करके स्क्वायर कॉइल बनाई ना, तो इसकी लेंथ कितनी होगी, एक टर्न में कितनी लेंथ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये हम कर रहे हैं, ठीक है, कि एक लेंथ में कितनी है इसकी 2 पाई आर, और इनटू एन कर दो, एन टर्न का, एक टर्न की 2 पाई आर होगी, एन टर्न की है इज इक्वल टू, इसकी लेंथ कितनी है एक टर्न की 4a, पेरीमीटर ना एक टर्न का 4a, क्योंकि चारों साइडें आपने प्लस कर दी, इनटू एन टर्न का क्या होगा यार। तो हमें क्या करना है, a और r, समझ गए ना, एक वैल्यू पुट करनी है। देखो ये खत्म हो गया, और क्या कैंसिल हो रहा है, 2 2 4 है ना। तो मैं क्या करता हूँ, आप इसमें a की वैल्यू पुट कर दो, चलो a ऐसे ही रखा, ये 2 नीचे ले आओ, तो यहाँ पे पाई आर डिवाइडेड बाय 2, a की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, पुटिंग इन 3, तो हमारे पास रेशियो आ जाएगी बस, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 3। तो मेरे पास रेशो स्क्वायर की और सर्कुलर की, मैंने a की वैल्यू पुट की, देखो नीचे मेरे पास यही है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब a का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर कर दो, तो पाई का भी स्क्वायर, आर का भी स्क्वायर, नीचे 2 2 4, तो ये कैंसिल हो गया, देखो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, एक पाई से पाई कट गया, पाई बाय 4, ये मेरे पास रिजल्ट आया, ठीक है। तो एक बार कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है, यही आएगा, ठीक है जी। तो मैंने a की वैल्यू पुट की, मेरे पास ये आ गया, ये आंसर है, रेशियो आ गया हमारे पास। नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 35। अ स्क्वायर कॉइल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हैज 20 टर्न्स, n मेरे पास है 20, and carries a current of 12 ampere. The coil is suspended vertically, square coil को vertically suspend कर दिया, and normal to the plane of the coil make angle theta with the direction of uniform magnetic field. Angle जो है वो theta है, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड भी गिवन है हमें, कितनी है 0.80 टेस्ला। If the torque experienced by the coil equals 0.96 Newton मीटर, फाइंड द वैल्यू ऑफ द थीटा। देखो इसमें ना हमें एरिया जो ये दिया है ना, साइड 10 सेंटीमीटर, इससे एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया क्या होगा, साइड इनटू साइड स्क्वायर का 10 सेंटीमीटर, एक्चुअली ये है ना। तो ए का स्क्वायर आ गया, साइड का स्क्वायर, ये साइड इनटू साइड, साइड का स्क्वायर हो गया ना, तो मैंने साइड का स्क्वायर कर दिया। एक्चुअली ये कितना है, 1 - 2 - 1, कितना आ गया 10⁻² मीटर स्क्वायर, एरिया आ गया। अब जो हमें दिया है टॉर्क, टॉर्क जो है वो होता है नाइब साइन थीटा, NIAB साइन, यही होता है ना टॉर्क। रेक्टेंगुलर कॉइल को या किसी स्क्वायर कॉइल को, किसी भी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, क्योंकि इसमें टॉर्क गिवन है, तो मैं टॉर्क यूज करूंगा। टॉर्क कितना है, या वैसे 1 मिनट रुको, क्या पता करना है, साइन थीटा, साइन थीटा एक साइड रखिएगा, टॉर्क बाय NIAB, टॉर्क कितना है 0.96, नंबर ऑफ टर्न्स आर 20 इनटू करंट
12 एरिया 10⁻², मैग्नेटिक फील्ड 0.80। हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। करते हैं इसको सॉल्व। पहले आप यहां तक लिख लो, फिर मैं इसको सॉल्व करूंगा। इसके बाद देखो आप, मेरे पास है 0.96। मैं सिर्फ इसको पहले देख रहा हूं। देखो ये 12 इंटू 10⁻², क्या मैं इसको 0.12 लिख दूं, है ना। और बाकी ये मैंने एज इट इज लिख दिया। देखो 20 ऐसे लिख दिया मैंने, और ये 0.80 है, मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ये पॉइंट का 1, और समझ गए ना, मैंने ऐसे 20 ऐसे लिख दिया। अब देखो ये कैंसिल हो गया, सीधा पॉइंट और पॉइंट अगर है ना वो तो कट जाएगा, क्योंकि इसका 100 नीचे, इसका 100 ऊपर, कैंसिल। 8 के टेबल भी खत्म, ये भी कट गया। देखो समझ गए, 1 0 से 1 0 कैंसिल, कितना आ गया 10/20 मींस 1/2। साइन थीटा 1/2 कितने पे होता है 30 डिग्री। तो थीटा आ गया 30 डिग्री या फिर π/6। यही तो पूछा था, हो गया, नोट कर लो। नेक्स्ट मैनिकल करते हैं। A wire AB is lying, a wire AB is carrying a steady current of 12 ampere and is lying on the table। देखो एक टेबल के ऊपर, ये मान लो मेरे पास कोई टेबल है ऐसे, ठीक है। ये टेबल है, लगा लो बस, ठीक है। लग रहा है, मान लो नहीं, देख लो फिर। तो ना ये टेबल के ऊपर एक वायर है, ये वायर हमने रखी है AB। इसमें कितना करंट जा रहा है 12 एम्पियर। इसके ऊपर 1 mm के डिस्टेंस पे एक और वायर है CD वायर, अनदर वायर CD कैरिंग 5 एम्पियर इज हेल्ड डायरेक्टली अबव AB के डायरेक्टली ऊपर है। तो मैं ना, वैसे तो 1 mm का गैप बहुत छोटा है, पर मैं आपको थोड़ा डिस्टेंस शो करने के लिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ इस वायर को, यहाँ पे। और इस वायर में और इसमें कितना गैप है 1 mm, मिलीमीटर, मतलब 10⁻³ मीटर का गैप है। और इसमें करंट कितना जा रहा है 5 एम्पियर, ठीक है। एक मिनट, मास पर यूनिट लेंथ हमें पता करना है, सो दैट इट रिमेन सस्पेंडेड एट द पोजीशन व्हेन लेफ्ट फ्री। जो वायर है ना ऊपर वाली CD, वो ऐसे सस्पेंडेड रह रही है। कैसे, हवा में कैसे सस्पेंड रह सकती है कि अगर जितना इसका वेट है उतना इसके ऊपर फोर्स लगे, मैग्नेटिक फोर्स, तो बराबर हो जाएगा ना। इसका मतलब जो ये मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ लगना चाहिए, ऊपर की तरफ, मतलब रिपल्शन है। दोनों में रिपल्शन कब होती है, जब करंट अपोजिट डायरेक्शन में हो। सबसे पहले क्या क्या पूछा है, गिव द डायरेक्शन ऑफ द करंट, वो तो बता दिया आपको, अपोजिट डायरेक्शन है विद रिस्पेक्ट टू दैट इन AB। ये भी हो गया, सिर्फ मास पर यूनिट लेंथ निकालना है, ठीक है। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, द डायरेक्शन ऑफ करंट, एक मिनट, द वायर्स AB and CD are repelling each other, therefore repulsion कब होती है अपोजिट डायरेक्शन में, therefore the direction of current in CD is opposite to that in AB, जो AB में है ना उसके ऑपोजिट। और इसमें कितना है 5 एम्पियर, समझ गए। तो अगर करंट ऑपोजिट है तो फोर्स रिपल्सिव है ना, ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है। तो जितना उसका वेट है, अब मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो सस्पेंडेड है ना, जितना फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है उतना ही नीचे की तरफ वेट लग रहा है। फोर्स कितना लग रहा है ऊपर की तरफ, दो कंडक्टर्स के बीच में फोर्स कैसे लिखते हैं, μ0/4π 2 I1 I2/d। वेट क्या होता है, एक और बात, इनटू लेंथ भी तो करनी है, लेंथ से भी मल्टीप्लाई करनी है। अब इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे, G की वैल्यू लेनी है 10, ठीक है। देखो μ0/4π 10⁻⁻7 इंटू 2, पहले में करंट कितना है 12, दूसरे में कितना है
5 डी डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस है 10⁻³ इनटू एल एम जी, जी की वैल्यू कितनी लेनी, तो ये मास पर यूनिट लेंथ पता करना है। सिर्फ हम क्या करेंगे, ये देखो, अच्छा 1 मिनट, 5 2 10, ये 2 से 2 भी कैंसिल हो गया, डन। यहाँ पे ये m है, l नीचे ले जाओ, मास पर यूनिट लेंथ यही पूछा है, m/l ही पूछा है। इसको अरेंज कर लो, कितना आएगा 12 × 10⁻, ये -3 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, 3 - 7 -4, तो मास पर यूनिट लेंथ मेरे पास कितना आ गया 12 × 10⁻⁴। और यूनिट इसकी क्या है, मास पर यूनिट लेंथ, मास की केजी, लेंथ की मीटर, केजी पर मीटर, समझ गए? ऐसे ही आंसर आ गया, हो गया सॉल्व, दैट्स इट। सो न्यूमेरिकल नंबर 37 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन एंड व्हाट इज ओवर मैग्नेटॉन। एक इलेक्ट्रॉन ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, मान लो ये कोई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे वो ऐसे रिवॉल्व कर रहा है वेलोसिटी v के साथ, और इसका रेडियस कितना है, मान लो इसके सर्कुलर पाथ का रेडियस है r, ठीक है, ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। तो हमें पता करना है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। कुछ न्यूमेरिकल मैंने आपको बीच में ऐसे भी करवाए थे जिसमें मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट पता करना होता है, वो होता है करंट इनटू एरिया। इसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या होगा, करंट इनटू एरिया, ठीक है, वो हमें पता करना है। सो हमें ये पता करना है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, म्यू से इसको लिखेंगे, होगा ये करंट इनटू एरिया। करंट तो ठीक है, पर एरिया πr², जिस पाथ में रिवॉल्व कर रहा है सर्कुलर पाथ, उसका एरिया πr², डन। ये मैंने रख लिया साइड में। इसमें बस हमें करंट नहीं पता, ये मैंने साइड में रख लिया कि हमें ये पता करना है, इसमें एरिया पता था, करंट नहीं पता, ठीक है। अब करंट होता क्या है, करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम एरिया। जो इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करेगा, कोई भी चार्ज जब रिवॉल्व करता है ना, जब चार्ज मोशन में होता है तो उसकी वजह से क्या बनता है, चार्ज मोशन में जब होता है करंट। तो आप स्टार्ट करो, करंट एसोसिएटेड विद रिवॉल्विंग, करंट एसोसिएटेड विद रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन इज क्या होगा, करंट चार्ज अपॉन टाइम, यही होगा ना। मैंने मैग्नीट्यूड लिखा है -e भी लिया, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड e बाय टाइम। टाइम है कि वो एक चक्कर कितने टाइम में पूरा कर रहा है, टाइम पीरियड, ठीक है। इस सर्कल में उसका टाइम पीरियड है t, वो कहां से आएगा टाइम पीरियड, अगर हमें टाइम पीरियड चाहिए तो वेलोसिटी के फॉर्मूले से आएगा। जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है मैं उसको कैसे लिख सकता हूं, वेलोसिटी या उसकी स्पीड क्या है, स्पीड क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम, कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो एक चक्कर जब पूरा करेगा तो, सर्कमफ्रेंस 2πr, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहां से हमने टाइम की वैल्यू निकाल ली 2πr/v, ये 1 पे पुट कर दिया, पुटिंग इन 1। आपने स्टार्ट यहां से करना है, ठीक है, ये स्टार्ट करना है। मेरे पास करंट कितना आ गया e, नीचे t की वैल्यू अगर पुट करूंगा v ऊपर 2πr ऐसे। इक्वेशन नंबर 2, ये मेरे पास आ गई करंट की वैल्यू, ठीक है जी। अब ये जो करंट की वैल्यू है वो यहां पुट करेंगे हम, देखो यहाँ पे करंट की वैल्यू EV/2πr और ये πr², देखो पाई से पाई कैंसिल, एक r से r कैंसिल होगा तो EVR/2, ये आ गया मेरे पास EVR/2, समझ गए। एक तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 3 लिख रहा हूं, पहले यहां से नोट करो
इसके बाद क्योंकि हमें बोहर मैग्नेटॉन पता करना है, तो बोहर का पोस्टुलेट अप्लाई करने के लिए हमें एंगुलर मोमेंटम चाहिए L। एंगुलर मोमेंटम L क्या होता है, mvr, ये होता है। तो मैं क्या करता हूं यहाँ पे अगले स्टेप में m से मल्टीप्लाई m से डिवाइड, तो ये mvr, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ L। सो म्यू इज इक्वल टू EL बाय 2m, ये मेरे पास आ गया इसका मैग्नेटिक मोमेंट, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन L, एंगुलर मोमेंटम की फॉर्म में पता करनी है। डन। अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं, सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए, वेक्टर फॉर्म में मैं इसको कैसे लिखूं, इन वेक्टर फॉर्म। अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो कितना आएगा, म्यू इज इक्वल टू माइनस EL बाय 2m, ये आएगा वेक्टर फॉर्म में। ऐसा क्यों, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम से हमेशा अपोजिट होता है म्यू, ठीक है, बिकॉज नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट म्यू and L are opposite to each other, opposite to each other। ये मैंने इसलिए करवा दिया आपको वेक्टर फॉर्म। ये जब फाइनल एग्जाम में 2 बार पूछा गया, एक बार तो सिंपल मैग्नीट्यूड में, पर एक बार ये भी पूछा गया कि ये प्रूव करना है, समझ गए, मैंने इसलिए बता दिया, आया हुआ है ये। अब देखो इसके बाद, अब अकॉर्डिंग टू बोहर, अकॉर्डिंग टू बोहर, बोहर क्या कहता है, बोहर कहता है इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम nh/2π हो। इसको पुट करो इक्वेशन नंबर 4 में, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 4, म्यू कितना आ गया मेरे पास, nh/2π, मैंने l की वैल्यू पुट कर दी, तो ENH बाय 4m या 4πm, ये म्यू की वैल्यू आ गई, ये निकल गया नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये है। पर इसमें बोहर मैग्नेटॉन क्या है, इसमें बोहर मैग्नेटॉन है क्या, देखो n आपको बताइए, n को हम 1 2 3 जो मर्जी पुट कर सकते हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर कोई भी। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, अगर मैं n को 1 पुट कर दूं तो जो इलेक्ट्रॉन का डाइपोल मोमेंट है वो मेरे पास कितना आएगा, EH बाय 4πm, ये आएगा, ये मिनिमम आएगा, क्योंकि 1 पुट किया ना आपने n को, सबसे छोटा नंबर, और जो ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट मिनिमम आता है n को 1 पुट करने के बाद, इसको बोलते हैं बोहर मैग्नेटॉन। म्यू मिनिमम is called, this mu minimum is called Bohr magneton। ये बोहर मैग्नेटॉन है, ठीक है, नोट कर लो आप। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 38 करते हैं। At a place the horizontal component of Earth's magnetic field is V and angle of lift is 60 degrees. What is the value of horizontal component of Earth's magnetic field at equator? हमें इक्वेटर में पता करनी है horizontal component की वैल्यू, ठीक है। देखो आपको ना ये पता होना चाहिए, ये मैग्नेटिक मेरिडियन लेते हैं हम, मैग्नेटिक मेरिडियन के अंदर ये अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड है BE। वैसे हम इसको B से डिनोट कर देते हैं, बट क्योंकि क्वेश्चन में वैल्यू ही हमें B आ गई, ये बना आ गया ना B, तो मैं यहाँ BE यूज कर लूंगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये आएगा और इसका वर्टिकल कंपोनेंट ये आएगा। डिप कहाँ पे बनता है, ये बनता है एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी इसको बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट
के और अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, ठीक है। तो अगर ये डेल्टा है तो यहाँ पे क्या आएगा बी ई कॉस डेल्टा, जहां पे कोई एंगल नहीं है वहां पे क्या आएगा बी ई साइन, समझ गए आप। अब हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी दिया है जो डेल्टा 60 है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू क्या होती है बी ई कॉस, देखो मैं पूरा लिख देता हूं ऐसे, वी नो दैट जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो ये होता है। अब आप क्या करो वैल्यूज पुट कर दो जो गिवन है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी गिवन है, ये अर्थ की टोटल, ये cos 60, cos 60 में वैल्यू क्या आती है cos 60 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप, आपके पास अर्थ की टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ गई 2b, ठीक है। अब पूछा है इक्वेटर पे हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पता करना है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए इक्वेटर पे डेल्टा की वैल्यू कितनी होती है, बताओगे इक्वेटर पे डेल्टा की वैल्यू कहां से कहां वेरी करती है। जो डेल्टा है ना वो 0 से लेके 90 के बीच में होता है, 0 डिग्री इक्वेटर पे और 90 डिग्री एट पोल्स, ठीक है जी। सो इक्वेटर पे 0 डिग्री है, तो हमें क्या पूछा है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वैल्यू में फिर से वही लगाऊंगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बी ई कॉस डेल्टा, और जो बी ई है ये उसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास आ गई 2b है, और cos 0 पे 1, तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ना इक्वेटर पे वो डबल होगा, जितना किसी प्लेस पे है 60 डिग्री वाली प्लेस पे, ठीक है, यहाँ का डबल, ये आप नोट कर लो।